नमस्कार, स्वागत है आपका राजीव टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां राजगढ़ जिले के व्यावरा में ब्रेक चिपकने से तेज रफ्तार कार 4 बार पलटी खाते हुए खंती में जा गिरी। हादसे के कारण कार के गेट लॉक हो गए, 7 लोग अंदर ही फंसे रह गए। तभी वहां से गुजर रहे बाइक सवार युवक ने अपने हाथों से कार के कांच तोड़कर लोगों की जान बचाई। हादसा बुधवार को हुआ। गुरुवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार से लौटने के बाद वीडियो कॉल के जरिए उस युवक वारिस खान से बात की। उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि 1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा भी की। वारिस खान ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को बताया कि मैं बाइक से वीनागंज जा रहा था। घोड़ा पछाड़ नदी के पास सामने से आ रही कार खंती में गिर गई। मैंने बिना देरी कर अपने हाथ से कार के कांच तोड़े और अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला। वारिस खान प्लम्बर का काम करते हैं, वह व्यावरा के रहने वाले हैं। हाईवे पर अचानक एक कार जिसके ब्रेक चिपक जाते हैं, जिसके कारण से अंदर बैठे 7 लोगों की जान खतरे में पड़ती है। वो नदी में गिर जाती है। कार चार पलटी खाते हुए सूखी नदी में खंती में गिरती है। ऐसे में गेट लॉक हो गए और गेट लॉक खुलने पर सारे के सारे लोग एक तरह से उनकी जान पे बनाई। एक पास से गुजरने वाले शिवपुरी जवाहर कॉलोनी निवासी खास करके जगदीश शर्मा जी को हार्ट संबंधी बुधवार को उनको ले जाने के लिए लोग निकले हुए थे। ऐसे में उनका बेटा, बहू, छोटे भाई की पत्नी और उनके बेटे, 2 बच्चे, सब मिला के 7 लोग एक कार में थे। मुझे इस बात का संतोष है और ये बधाई के पात्र हैं। यहीं ब्यावरा निवासी प्लम्बर का काम करने वाले वारिस खान बाइक से अपने बच्चे के साथ जा रहे थे। उन्हें वो कार जैसी पलटी खाई, वो अपनी गाड़ी से मोटरसाइकिल से पलटते हुए वापस कार के पास तक गए। कार को सीधा किया, कांच तोड़े। कांच तोड़ने के बाद लॉक उनने, अब चूँकि वो प्लम्बिंग का काम उनको आता था, तो उनने गेट भी खोले और गेट खोल करके सभी लोगों को अंदर से निकाला। ऐसे में 7 लोगों की जान बचाने का काम किया। मेरी अपनी ओर से वारिस खान को मैं बधाई देना चाहता हूँ जो उनने ये बड़ा काम किया है। मैं बात इसलिए भी कर रहा हूँ कि ये काम बाकी लोगों को प्रेरणा मिले। ऐसे में कष्ट के समय में हमको ज़रूर मदद करना चाहिए, यही मानवता है। और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैंने इस वारिस खान को 1 लाख रुपए के देने का इनाम की घोषणा भी की है। और कलेक्टर राजगढ़ से कहा कि ऐसे मसले पे हमको पब्लिकली 15 अगस्त के दिन इसका सम्मान भी करना चाहिए। मैं पुनः आपसे अपील करना चाहता हूं कि दुख, तकलीफ, कष्ट में हमेशा एक दूसरे के काम आते रहे। ऐसे लोगों से मध्य प्रदेश को गौरव मिलता है और हमारे अपने राज्य के साथ साथ देश का भी नाम होता है। मेरी अपनी ओर से बधाई। रुक करते अगली खबर का, जहां इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने पेपर लीक होने की घटना को रोकने के लिए अब एक अनोखी पहल शुरू की है, जिसके तहत अब एग्जाम सेंटर पर सभी विषयों के पेपर ऑनलाइन भेजे जाएंगे, जिससे पेपर लीक होने की संभावना कम रहेगी। इसके साथ ही अब सभी एग्जाम पेपर पर खास तरह का बाजो मार्क भी रहेगा, जिससे ये पता चल सकेगा कि पेपर किस सेंटर से लीक हुआ है। इंदौर का देवी अहिल्या विश्वविद्यालय परीक्षाओं को लेकर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ रहता है। कुछ समय पहले विश्वविद्यालय से पेपर लीक का मामला सामने आया था, जिसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ था। एग्जाम वापस कराए गए थे। इसी को देखते हुए पेपर लीक का मामला पुनः नहीं हो, इसको लेकर विश्वविद्यालय ने एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया है। इस पायलट प्रोजेक्ट में 5 सब्जेक्ट को भी शामिल किया गया है, जिसमें पेपर को एग्जाम सेंटर तक ऑनलाइन सेंटर के मेल आईडी पर भेजे जा रहे हैं और अलग अलग सेंटरों पर अलग अलग वाटर मार्क भी लगाया जा रहा है। अगर किसी भी सेंटर से पेपर लीक होता है तो उस सेंटर के वाटर मार्क से पता चल जाएगा कि यह किस केंद्र से लीक हुआ है। एग्जाम के आधे घंटे पहले इन पेपर को ऑनलाइन भेजा जा रहा है, जिससे एग्जाम सेंटर इनका प्रिंट आउट निकाल सके, परीक्षार्थियों को दे सके। पेपर लीक के मामले को रोकने के लिए विश्वविद्यालय के द्वारा यह अनोखी पहल की गई है। इस पर अभी एक और बैठक होना बाकी है। इस बैठक में सब्जेक्ट को लेकर चर्चा की जाएगी। माननीय कुलगुरु जी के जो निर्देशानुसार हम लोगों ने इस बार नई व्यवस्था करी है कॉपी जो भेजने के लिए। यहाँ से कॉपीज प्लस पेपर दोनों के लिए करी है। अभी फिलहाल हम कॉपीज का तो वैल्यूएशन करवा चुके हैं ऑनलाइन भेज के। पेपर्स के लिए हम लोगों ने अभी जो हमारी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन चल रही थी 2nd एंड 3rd ईयर, उसमें एक पायलट प्रोजेक्ट करा है। उसके तहत हम लोगों ने 7 एग्जामिनेशन सेंटर थे, उसके अंदर हम लोगों ने ऑनलाइन यहाँ से पेपर भेजे हैं
और ऑनलाइन पेपर हम लोगों ने जस्ट उसके 15 मिनट पहले ही भेजे हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स कम थे। फ्यूचर में कभी इसके स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो हम इसके अंदर थोड़ा आधा या पौन घंटे पहले भेजेंगे। जो पेपर हम भेजते हैं उसका प्रिंट आउट जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका प्रिंट आउट एग्जामिनेशन सेंटर को खुद को निकालना होगा। उसके ऊपर एक सिक्योरिटी फीचर के लिए वाटर मार्क लगा रहेगा। उस वाटर मार्क हर सेंटर के लिए अलग अलग रहेगा। कभी इनकेस कभी कुछ एग्जाम सेंटर से पेपर लीकेज भी होता है तो हमें मालूम पड़ जाएगा कौन से पेपर किस सेंटर से वो लीकेज हुआ है। तो एक वो सिक्योर व्यवस्था है ये इसके अंदर, और इसमें पेपर जो लीक होने की संभावनाएं है वो बिल्कुल भी नहीं रहेंगी इसके अंदर। सर, इसमें अब सारे जितने भी एग्जाम होंगे उनके पेपर इसी तरीके से जाएंगे कि कुछ विशेष सब्जेक्ट के लिए ये है? अभी ये सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट था। अभी हमको इसके ऊपर डिटेल में एनालिसिस करना है कि इसको हम लोग किस एग्जामिनेशन के लिए लागू करना है, और पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक बार फिर से हमारी बैठक होगी। हालांकि जो हमारा पायलट प्रोजेक्ट काफ़ी सक्सेसफुल रहा है और उसमें ऐसा लगता है कि हम आगे भविष्य में भी इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो अभी इसके ऊपर एक बैठक होना बाकी है, कभी हो जाएगा उसके अंदर तो हम तकरीबन सभी एग्जामिनेशन को इसके दायरे में लेके आएंगे और सभी में इसमें ऑनलाइन पेपर ही भेजे जाएंगे। इसके इस पायलट प्रोजेक्ट में अभी कौन-कौन से सब्जेक्ट शामिल करे गए थे? अभी हम लोगों ने इसके अंदर बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए और बीसीए ये 5 सब्जेक्ट ऐसे थे जो हम लोगों ने इसके अंदर शामिल किए गए थे। 7 सेंटर में से 2 सेंटर हमने गवर्नमेंट के लिए जो सबसे बड़े सेंटर्स होते हैं, एक गवर्नमेंट जीएससीसी का था और एमएलबी कॉलेज का था, और 5 जो सेंटर्स थे वो प्राइवेट कॉलेज के थे ये। तो ये इम्प्लीमेंटेशन हमने करा है। आगे इसका जो भी डिटेल होगा हम आपको फ्यूचर में बताएंगे। वहीं रुक करते अगली खबर का, जहां इंदौर में एक नाबालिग बच्ची को गुजरात में बेचने और उसके साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बदमाशों के चंगुल से भागकर नाबालिग ने पुलिस को पूरे मामले की शिकायत की। आपको बता दें कि इंदौर के चंदन नगर में रहने वाली नाबालिग लड़की को उसके ही परिचित और कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने मिलकर फंसाया और गुजरात में ले जाकर 5 लाख रुपए में उसका सौदा कर दिया। यहाँ पर उसके साथ मारपीट और दुष्कर्म भी किया गया। लड़की ने जैसे तैसे वहां से भागकर अपनी जान बचाई और इंदौर पहुंचकर चंदन नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के मुताबिक चंदन नगर क्षेत्र में रहने वाली 17 साल की लड़की की शिकायत पर आयशा उर्फ कोमल पठान, जीवन, विमला, धर्मेंद्र, प्रकाश और रवि के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। पीड़िता ने पुलिस को बयान देते हुए बताया कि 5 नवंबर की रात वह किसी काम से घर से निकली थी, तभी उसे आयशा उर्फ कोमल और उसका पति मिला। आरोपियों ने उसे बेटमा तक घूमने के लिए चलने को कहा, जिसके बाद वह उनके साथ चली गई, लेकिन बदमाश उसे लेकर सीधे गुजरात पहुंचे और उसे जामनगर के रहने वाले एक व्यक्ति के सुपुर्द कर दिया। कुछ समय बाद नाबालिग लड़की को पता चला कि उसका सौदा किया गया है। इस दौरान उसके साथ कई बार दुष्कर्म भी किया गया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज करते हुए पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी जो लड़की से प्रारंभिक पूछताछ हुई है और उसके जो कथन हुए हैं उस हिसाब से 2 दिन उसको उस व्यक्ति के द्वारा एक गोडाउन में रखा गया था, ऐसी बात सामने आ रही है। लेकिन अब ये और भी हमारा मतलब इसमें क्लियरिटी के लिए हमें गुजरात टीम गई हुई है। वहाँ जाके जब पूरे घटना स्थल का मुआवना होगा या फिर पूछताछ होगी तब जाके और क्लियरिटी आएगी कि इसमें ये वास्तव में किसी गोडाउन में थी, घर में थी और इसके साथ कोई फिजिकल अब्यूज हुआ है नहीं हुआ, मेडिकल में सारी चीज़ें, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। बेचा गया देह व्यापार के लिए या शादी के लिए? नहीं, इसमें देह व्यापार वाला पॉइंट नहीं आ रहा है। मूलतः जो अभी तक हमारे पास जो पूछताछ में जो तथ्य आए हैं वो शादी के लिए बेचना इसमें आए हैं, और चूँकि बच्ची नाबालिग है तो उसकी विल का, उसकी कंसेंट का इसमें कोई मतलब नहीं होता। इसी वजह से हमने पॉक्सो का इसमें एक जो धारा है वो ऐड की है। तो ये कानून की नज़र में अपराध है, और उसकी माँ चूँकि इस पूरे प्रकरण में अभी तक उसके बयान नहीं हुए हैं तो उनके बयान भी इसमें महत्वपूर्ण रहेंगे। बट जिस तरीके से बच्ची को यहाँ से ले जाके राजकोट में एक व्यक्ति के साथ शादी की बातें की गई और उसका एवज में 1,80,000 रुपये लिए गए, तो कहीं ना कहीं ये पूरा आपराधिक प्रकरण है। और इसमें ये हमने संबंधित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करके त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को अभी तक इसमें हमने हिरासत में ले लिया, और बाकी जो 7वां है उसके लिए टीम जल्दी उसको भी हिरासत में ले लेगी। अभी तक उसकी मां से हमने संपर्क किया, वो थाने पे नहीं आई, लेकिन उनके बयान हम जरूर इसमें लेंगे, और अगर घर परिवार वालों का भी किसी का भी इन्वॉल्व होगा तो डेफिनेटली उनको भी आरोपी बनाया जाएगा। चूँकि इसमें अभी तक 7 लोग नामजद आरोपी हैं और बाकी किसी और का भी इन्वॉल्वमेंट होगा तो जैसा मैंने बताया
अगर इसमें कोई एक गिरोह सामने आता है या कोई संगठित एक पैटर्न सामने आता है कि नहीं ये इस तरीके से बार बार कर रहे हैं, तो हम संगठित अपराध वाली धाराएं भी इसमें ऐड करेंगे। हाँ, जिसके पास में गुजरात का जो व्यक्ति जिसके पास में लड़की को छोड़ के आए थे और जो 2 दिन उसके साथ में रही, और जैसा लड़की ने FIR में बताया है कि उसके साथ वहाँ फिजिकल रिलेशन भी बनाए, तो उसको भी हमने इसमें आरोपी बनाया। और 376 जो पुराना IPC है और 64A(1) जो हमारा अभी BNS की धारा है वो भी हमने इसमें ऐड की। सर, ये जो 1,80,000 रुपए दिए गए, तो ये कोमल ने किसको दिए थे? इसके परिवार में या जो बीच में एजेंट? जो गुजरात का व्यक्ति है प्रकाश नाम का, उसने कोमल को दिए हैं। तो इसमें जो पूरी जो घटनाक्रम है इसमें कोमल मास्टरमाइंड है अभी तक की हमारी जांच के हिसाब से। और आगे अभी इनसे PR पे पूछताछ होगी, सभी से अलग अलग इंट्रोगेशन होगा, तो उसमें जो भी तथ्य निकल के आएंगे उस हिसाब से आपको अवगत कराया जाएगा। नहीं, इसमें ऐसा है कि जो कोमल का पति है आदिल एलियस गोलू, ये लड़की को इसके घर से लेके और जो पेट्रोल पंप है चंदन नगर में वहाँ तक लेके आया है। वहाँ से कोमल, विमला नाम की एक और अन्य महिला, जीवन और धर्मेंद्र और एक रवि, ये 5 लोग इनको गुजरात लेके गए हैं और गुजरात में जो प्रकाश नाम का व्यक्ति है वहाँ उनके यहाँ पे छोड़ के आए हैं। तो इस तरीके से इसमें ये 7-8 लोग नामजद आरोपी हैं और जिसकी जैसी भूमिका होगी उस हिसाब से उसके खिलाफ मतलब हमारी वैधानिक कार्रवाई आगे जारी रहेगी। और अगर कोई और भी नाम सामने अभी हम निकाल रहे हैं इसका, जैसा मैंने बताया कि अगर पहले भी अगर इस तरीके की कहीं एक्टिविटी में कहीं संलिप्त रही है तो उस हिसाब से भी हमने, जैसे मैंने बताया कि संगठित अपराध की जो श्रेणी होती है जिसमें प्रॉपर्टी अटैचमेंट का भी एक प्रोविज़न होता है, तो हम वो भी इसमें लेंगे। कड़ी से कड़ी धाराओं में इसमें हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि दोबारा इस तरीके से किसी नाबालिग बच्ची के साथ में कोई घटनाक्रम नहीं हो। सर, इसमें जीवन जो है वो उसके कार्ड की बाकी के साथ आरोपियों की प्रोफाइल या धर्मेंद्र की और धर्मेंद्र इसमें ड्राइवर रहा है। जो रवि नाम का व्यक्ति है उसका कोई रिलेटिव प्रकाश के यहाँ पे काम करता है, मतलब गुजरात वाले व्यक्ति के यहाँ काम करता है और उसी के थ्रू ये सारी बातें आपस में सर्कुलेट हुई हैं कि उसको शादी के लिए कोई लड़की की ज़रूरत है। तो ये अभी बहुत सारे डॉट्स हैं जो अभी आगे इन्वेस्टिगेशन में हम इनको जोड़ेंगे पूरे घटनाक्रम को कि किस तरीके से ये एक सिंगल इंसिडेंट है या फिर ये संगठित गिरोह के तौर पे लगातार ये काम करते आ रहे हैं और लड़की के घर वालों का इसमें क्या रोल है और जो गुजरात की जो व्यक्ति है उसने किस कंडीशंस में बच्ची के साथ में वहाँ पे मतलब बिहेव किया। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। बट अभी लड़की दस्तयाब हो गई है, 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी लोगों के लिए हमारी टीम आज सुबह ही रवाना हो गई। सर, प्रमुख सवाल है कि लड़की मतलब जो भाग कर लड़की ने आपको सूचित किया पुलिस को सूचना किसी ने शिकायत की है? नहीं, हमारे पास दोनों ही चीज़ें हैं। पहले लड़की हमारे पास में आई, उनके फैमिली को हमने संपर्क किया, फैमिली की तरफ से उनकी माताजी ने कोई रेस्पॉन्स नहीं किया। फिर बच्ची की शिकायत के आधार पर ही हमने पूरा प्रकरण पंजीबद्ध किया है। लेट नाइट इसमें FIR दर्ज हुई है और जैसे ही ये हमारे संज्ञान में पूरा प्रकरण आया, 3 टीमें इसमें गठित कर दी हैं जिन्होंने लगातार साइबर की मदद से रात भर इसमें दबी से चली और इसी तरीके से उनकी इस मेहनत की वजह से 6 लोगों को हमने आज मॉर्निंग तक हिरासत में ले लिया। सर, 9 तारीख को बच्ची लापता हुई थी तो उसकी जो माता पिता उन्होंने नहीं, हमारे पास इससे पहले कोई सूचना नहीं थी। डायरेक्ट हमने बच्ची की मतलब शिकायत के आधार पर ही इसमें FIR की। मतलब सर 9 तारीख से लेकर कल रात तक में बच्ची के परिवार से कोई संपर्क नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। ये हमारे पास ना तो कोई फैमिली मेम्बर ना बच्ची की तरफ से कोई सीधे ही बच्ची थाने पे कल आई और जिस तरह का घटनाक्रम बन रहा है उसी हिसाब से हमने इसमें FIR की है और जो नामजद आरोपियों के नाम उन्होंने FIR में लिखाए थे उनको हमने अभी राउंड अप कर लिया है और आगे इन्वेस्टिगेशन जो भी जहां तक भी जाएगी, जिस जिसका भी इन्वॉल्वमेंट होगा उस हिसाब से इसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां इंदौर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में निगम के द्वारा अवैध कॉलोनी निर्माण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है।
अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया ने बताया कि आज जोन 13 में सर्वे क्रमांक 90/2 बिलावली में बन रही अवैध कॉलोनी पर सख्त कार्रवाई की। इस कार्रवाई के अंतर्गत कॉलोनी में मुरम और चूरी द्वारा निर्मित अवैध सड़क को उखाड़ा गया। इसके अलावा प्लॉट विभाजन के लिए लगाए गए पोल को हटाया गया तथा 3 फ्लीट निर्माणों को भी हटाया गया। इस मौके पर कॉलोनी के सेल सहायक यंत्री टीना सिसोदिया, भवन अधिकारी सुनील सिंह जादौन, भवन निरीक्षक विशाल राठौर, बबलू कल्याणे एवं अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे। रुक करते अगली खबर का, जहां इंदौर के प्रसिद्ध श्री खजुराना गणेश मंदिर में आज अन्नकूट महोत्सव आयोजित किया गया। इसके तहत भगवान गणेश जी को 56 भोग लगाए गए, अभिषेक और पूजन किया गया। मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कलेक्टर आशीष सिंह ने पत्नी कथा सिंह के साथ नगर निगम आयुक्त एवं मंदिर प्रशासक शिवम वर्मा ने विशेष पूजा अर्चना एवं आरती की। मंदिर के पुजारी जयदेव भट्ट, अशोक भट्ट, धर्मेंद्र भट्ट, पुनीत भट्ट आदि ने पूजा अर्चना करवाई। इस मौके पर कलेक्टर आशीष सिंह ने मंदिर प्रबंध समिति द्वारा 320 प्रति किलो दर पर प्रसाद के लिए आकर्षक पैकिंग में लड्डू विक्रय का शुभारंभ किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्त मौजूद थे। श्री खजाना गणेश मंदिर में प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी अन्नकूट महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया है और यहाँ पे जो मंदिर का पूरा स्टाफ है, यहाँ पे सेवा देने वाले लोग हैं, उन्हीं के द्वारा ये किया जाता है और उसी के अनुक्रम में आज यहाँ पर पूजा अर्चना करके श्री गणेश जी की विधिवत शुभारंभ इसका किया गया है 56 भोग लगाकर। और इसके साथ साथ एक जो नए हमारे जो पैकेजिंग के लिए पैक्स बनाए गए हैं, डिब्बे बनाए गए हैं, उनका भी यहाँ पर विमोचन किया गया है। निश्चित रूप से जो दानदाताओं के द्वारा आगे बढ़कर इसमें मंदिर प्रबंध समिति का सहयोग किया जा रहा है, उसके लिए मैं उनको बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। बहुत ही आकर्षक पैकेजिंग जो है वो करी गई है। इसके साथ साथ हमने ये भी कोशिश करी है कि चूँकि ये लड्डू जो है वो दानदाताओं के पैसे से बनते हैं, तो इनकी कीमत उतनी ही रखी जाए जितनी इनकी लागत होती है, उससे ज़्यादा न लिया जाए। केवल लागत राशि प्रबंध समिति की निकल आए, केवल इस रेट पर जो है इनको विक्रय किया जाए, वो भी व्यवस्था प्रारंभ होने वाली है। आज इस भव्य आयोजन के लिए पूरे जो हमारे मंदिर प्रबंध समिति के यहाँ के पदाधिकारी हैं और इसके अलावा सभी जो महाराजगण हैं, सभी पुजारीगण हैं, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भक्त निवास और इसका लोकार्पण किया जाना है, क्या कार्यक्रम है और किस तरह का, कितने लागत से बना है? जल्दी ही दोनों लोकार्पण कार्यक्रम किए जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से समय की मांग हमने करी है। जो भी उनका आगामी दौरा होगा उसमें इनका भव्य लोकार्पण किया जाएगा और उसके उपलक्ष्य में कई सारे कार्यक्रम आएंगे। कितनी क्या सुविधाएं मिलेंगी भक्तों को भक्त निवास में, प्रवचन हाल में? निश्चित रूप से कि भक्त निवास के माध्यम से यहाँ पर ठहरने की बहुत ही अच्छे जो व्यवस्थाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी और बहुत ही सस्ते दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। तो मुझे लगता है कि श्रद्धालुओं को बहुत आसानी होगी यहाँ पर रुकने में और दर्शन में। और इसके अलावा जो प्रवचन हॉल है वहाँ पर विभिन्न प्रकार के धार्मिक और सत्संग संबंधित आयोजन बहुत अच्छे तरीके से, बहुत गरिमामय तरीके से हो पाएंगे और निश्चित रूप से मंदिर का अभी जो एक भक्तिमय और गरिमापूर्ण माहौल रहता है उसमें हिस्से ये कितनी लागत से कुल विकास कार्य किए गए हैं और किसके सहयोग से किए गए हैं? देखिए, इसमें जो दानदाता हैं, जो संबंधित ट्रस्ट हैं, उनके द्वारा आगे बढ़कर इसमें हमको सहयोग किया गया है और पूरी की पूरी राशि इसमें दानदाताओं के द्वारा लगाई गई। आज अन्नकूट का आयोजन था वहाँ पर और माननीय कलेक्टर सर, जो कि माननीय अध्यक्ष हैं मंदिर प्रबंध समिति के, वो वहाँ पर उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में अन्नकूट का कार्यक्रम कराया गया और बहुत भव्य कार्यक्रम था। बहुत सारे श्रद्धालु आए थे और सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया और आने वाले समय में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बने हुए हैं उसका भी हम लोग प्रारंभ करने की योजना करते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यक्रम की कंफर्मेशन हुई तो वो आएगी। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां राज्य साइबर पुलिस ने मंदसौर में संचालित एक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। यह कॉल सेंटर जामतारा मॉडल पर काम करते हुए शेयर ट्रेडिंग के नाम पर लोगों को धोखा दे रहा था। कैसे होती थी ठगी? कॉल सेंटर के डायमंड रिसर्च कंपनी के नाम से अल्गो ऐप के जरिए निवेशकों को लुभाने की साजिश रची। लोगों को कम समय में ज्यादा मुनाफे का झांसा दिया गया। निवेश के नाम पर ठगी करने वाले इस गिरोह ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया।
राज्य साइबर मुख्यालय ने सटीक सूचना के आधार पर इस ठगी का भंडाफोड़ किया। आरोपियों ने शेयर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के झूठे वादों के जरिए कई निर्दोष नागरिकों की मेहनत की कमाई को लूटा। हमारे साइबर हेडक्वार्टर में एक सूचना आई थी कि मंदसौर जिले में एक शामगढ़ थाना है, उस क्षेत्र में एक फर्जी कॉल सेंटर चल रहा है जहां पे साइबर ठगी बहुत बड़ी मात्रा पे हो रही है। वहां पे सूचना को वेरीफाई किया गया और हमारी टीम आज साइबर हेडक्वार्टर उज्जैन की जो ब्रांच है वो वहां पे पहुंची और उन्होंने रेड किया। पाया कि एक फर्जी कॉल सेंटर चल रहा है। वहां पे करीब 22 कर्मचारी काम कर रहे थे। उनके पास बहुत सारे मोबाइल फोन्स, सिम कार्ड्स आदि मिले हैं और उनका मोडस ऑपरेंडी यही था कि लोगों को कॉल करते थे और एक फर्जी डायमंड रिसर्च कंपनी के नाम पे, इन्वेस्टमेंट के नाम पे वो पैसे इनसे लेते थे और बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते थे, उनसे इन्वेस्टमेंट कराते रहते थे। जब वो पैसे मांगता था तो कॉल वो बंद कर देते थे, अपना नंबर चेंज कर देते। तो ऐसे साइबर ठगी की एक बहुत बड़ा रैकेट का हमने पर्दाफाश किया है और हमें आशा है कि ऐसी कार्रवाइयां निरंतर चलती रहेंगी। सर, जामतारा की तर्ज पर ही इसी तरीके से चल रहा था कि सर इन्होंने कहाँ से ट्रेनिंग ली, कहाँ से इनको ये सोच आई? अभी आज ही रेड हुई है, अभी कुछ देर पहले ही। इसमें अभी बहुत सारे पूछताछ होनी बाकी है। अभी हमने 22 लोग को राउंड अप किया हुआ है, उनसे डिटेल में पूछताछ होगी। बैंक अकाउंट्स कहाँ से लाते थे, सिम कार्ड्स कहाँ से लाते थे, डेटा कहाँ से लेके आते थे और क्या इनका पूरा मोडस ऑपरेंडी था, ये सब के संबंध में जानकारी हम लेंगे और इसके बाद डिटेल हम इंक्वायरी करेंगे। सर, मध्य प्रदेश और देश भर से कितने लोगों के साथ करीब इन्होंने ठगी की होगी, ये पता चल पाया? ये जल्दबाजी हो जाएगी कुछ कहना, लेकिन जनरली यही पता लग रहा है कि कोई भी एक व्यक्ति जो कॉल सेंटर पे बैठता था या बैठती थी, ऑन एन एवरेज अराउंड 150 कॉल्स पर डे ये करते थे और उसका 7-8% पे उनको रिस्पांस मिल जाता था। फिर वो डायमंड रिसर्च कंपनी के नाम पे पूरा एक ऐप के माध्यम से पूरा डिटेल्स भरवाते थे, लॉगिन करवाते थे, पासवर्ड बनवाते थे और उसके बाद बैंक अकाउंट देते थे खुद का, उसमें पैसे लेते थे, फिर इन्वेस्टमेंट कराते जाते थे और जो वेबसाइट जब खुलती थी ट्रेडिंग कंपनी की तो उसमें उनको सारा प्रॉफिट नजर आने लगता था। जो भी ठगा गया है व्यक्ति, उसको लगता था कि मेरा एक्चुअली प्रॉफिट हो रहा है, परंतु ऐसा होता नहीं था। तो इस तरीके से इन लोगों ने अपनी पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे, ठगी कर रहे थे। और जैसे मैंने कहा कि इसमें डिटेल जानकारी जब हमारी पूरी उसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएंगी तब पता लग पाएगा। और भी साथी इनके हो सकते हैं सर आने वाले? बिल्कुल हो सकते हैं। हमें जानकारी ये भी मिली है कि शायद ये पहले से कभी काम कर रहे हैं और अलग अलग स्थान ये चेंज करते रहे हैं। तो अभी हमारे पकड़ में आए हैं, तो इसमें जनता को राहत देने के लिए जैसी जैसी कार्रवाई होगी हम करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वहीं रुक करते हैं अगली खबर का, जहां छतरपुर पुलिस ने खजुराहो के सारांश होटल में छापामार कार्रवाई की। पुलिस को सूचना मिली थी कि होटल के हॉल में जुआ चल रहा है। इसके बाद अनुभाग नौगांव और खजुराहो की संयुक्त पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस अधिकारियों ने भेष बदलकर होटल में छापा मारा और जुआ खेल रहे 18 लोगों को गिरफ्तार किया। इस दौरान 20 लाख रुपए नकद, ताश की गड्डियां, 4 लग्जरी वाहन और 13 महंगे मोबाइल फोन बरामद किए गए। कुल मिलाकर 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।